हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश ऑरा। आज हम आपके सामने लाए हैं बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, नाउन। व्हाट इज नाउन? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. As basic definition, we all know whatever things we see around us has its own name. हम उसको कोई ना कोई नाम से बुलाते हैं. वॉच, स्पेक्ट्स, कैमरा, ट्राइपॉड. तो आज का जो टॉपिक है नाउन, उसमें हम आज क्या क्या कवर करने वाले हैं, फ्रॉम द बेसिक्स टू द एडवांस, अभी हम वो डिस्कस करते हैं. सो व्हाट वी विल कवर, व्हाट इज नाउन. इसमें हम नाउन की डेफिनेशन कवर करेंगे. नाउन कैन नेम अ पर्सन. एज यू नो दैट कैन नेम अ पर्सन, पर कौन कौन से पर्सन आते हैं. नाउन कैन नेम अ प्लेस. कौन कौन सी प्लेसेस आती हैं. नाउन कैन नेम अ थिंग. कौन कौन सी थिंग्स को हम नाउन बोलते हैं. उसके बाद टाइप्स ऑफ नाउन. बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन. कॉमन नाउन को भी फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन. उसके बाद हम नाउन और नंबर के बीच में रिलेशनशिप देखेंगे. एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट नाउन को भी फर्दर 2 नाउन्स में डिवाइड किया गया है. दे कैन बी आइदर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स. अब फंक्शंस ऑफ नाउन देखेंगे. इसमें नाउन क्या क्या रोल्स प्ले करता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो नाउन एज सब्जेक्ट्स, नाउन एज ऑब्जेक्ट्स, नाउन एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, नाउन एंड द possessive case, noun as appositives and noun as modifiers. So, what is noun? A noun is a word that names something, such as person, place, animal, thing or idea. Name of person, name of place, name of thing और name of idea को हम noun बोलते हैं. For example, शैलजा, राहुल, name of person. इंदौर, school, name of place. Cat, dog, name of animal. Pen, paper, watch, name of things. Let's discuss in detail. Noun can name a person. अब कौन कौन से पर्सन इसमें आ सकते हैं. नेम ऑफ अ पर्सन हो सकता है, नेम ऑफ द पोस्ट ऑफ द पर्सन हो सकता है, नेम ऑफ द रिलेशनशिप द पर्सन इज हैविंग विद द अदर पर्सन हो सकता है, और कोई भी कॉमन नेम ऑफ अ पर्सन हो सकता है. अब इसमें प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन में क्या क्या आ सकता है. न्यूटन, रैना. नेम ऑफ द पोस्ट ऑफ द पर्सन में चीफ मिनिस्टर, डॉक्टर, टीचर, कोई सी भी पोस्ट ले लीजिए, वो भी नेम ऑफ अ पर्सन में आएगा. आप किसी के साथ आपका क्या रिलेशन है, जैसे मदर, ब्रदर, फादर, ये भी नेम ऑफ अ पर्सन में आएगा. एक कॉमन नेम ऑफ अ पर्सन, गर्ल, बॉय, तो ये भी नेम ऑफ अ पर्सन में आएगा. अब कॉमन और प्रॉपर में क्या डिफरेंस है, ये हम फर्दर स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे. सो नाउन कैन नेम अ प्लेस. अब कौन कौन सी प्लेसेस हम एज नाउन कंसिडर करेंगे. इसमें आएगा नेम ऑफ अ सिटी एज मुंबई, दिल्ली. नेम ऑफ अ कंट्री एज ऑस्ट्रेलिया, भारत. नेम ऑफ अ प्लेस वेयर वी फ्रीक्वेंटली गो और फ्रीक्वेंटली वी विजिट टू द प्लेसेस, वो प्लेसेस भी हम नाउन कैन बी अ प्लेस में आ सकती हैं, जैसे बैकयार्ड, किचन, हाउस, स्कूल, मार्केट. ये वो प्लेसेस हैं जहां हम रेगुलरली जाते हैं. नाउन कैन नेम थिंग. अब थिंग्स 2 प्रकार की होती हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल. टेंजिबल थिंग्स वो होती हैं जो हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, लाइक द थिंग्स विच वी कैन टच और सी. फॉर एग्जाम्पल शूज, पेन, टेबल. ओके, ये सारी जो थिंग्स हैं हम इन्हें देख सकते हैं, हम इन्हें टच कर सकते हैं. तो ये जो थिंग्स हैं वो टेंजिबल थिंग्स के अंदर आएंगी और इसे नाउन कंसिडर किया जाता है. सेकेंड, इनटेंजिबल थिंग्स. वो थिंग्स जिसे ना हम देख सकते हैं ना हम टच कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम,
आइडिया, ब्यूटी, टाइम, फ्रीडम। ना हम फ्रीडम को टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं। सेम विद आइडिया एंड टाइम। ओके, द थिंग्स विच वी कैनॉट टच और सी, वो इंटेंजिबल थिंग्स में आती हैं। नेक्स्ट, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ नाउन। मेनली दो ही प्रकार के नाउन्स होते हैं, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन जब आप किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम लेते हैं तो वो प्रॉपर नाउन होता है। जब आप किसी पर्सन को कॉमनली बोलते हैं तो उसे कॉमन नाउन कहा जाता है। लेट्स डिस्कस फर्स्ट अबाउट प्रॉपर नाउन। A proper noun is a specific name of a person, place or thing and is always capitalized. Specific name of place, person, thing और ये हमेशा कैपिटलाइज्ड होगी, कहीं भी होगी सेंटेंस में, बिगनिंग में, मिडल में, एंड में, ये हमेशा जो फर्स्ट वर्ड होगा वो कैपिटल होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राघव वॉन्ट्स टू बिकम एन इंजीनियर। इसमें जो राघव है वो हम किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं कि हम राघव के बारे में बात कर रहे हैं, तो राघव जो होगा उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। सेकेंड एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू विजिट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक प्रॉपर नाउन है, यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक प्लेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो ये भी प्रॉपर नाउन होगा और इसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। तो ये प्रॉपर नाउन की पहचान है कि वो कहीं भी प्लेस हो जाए, सेंटेंस के बिगनिंग में, मिडिल में, एंड में, विल बी ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। ओके, नाउ डिस्कस अबाउट कॉमन नाउन। द अपोजिट ऑफ अ प्रॉपर नाउन इज अ कॉमन नाउन, sometimes known as a generic noun. A common noun is the generic name of an item in a class or group and is not capitalized unless appearing at the beginning of a sentence or in a title. Common noun just opposite होता है proper noun के, और इसे generic noun भी कहा जाता है। जब हम किसी चीज़ को जनरली बुलाते हैं या जनरली उस चीज़ को नेम देते हैं तो हम कॉमन नाउन का यूज़ करते हैं। अब ये आप कहीं भी प्लेस कर दो सेंटेंस में, इसकी पोजीशन कोई भी हो, बिगनिंग में, मिडिल में, एंड में, तो ये कैपिटलाइज नहीं होगा अनलेस ये बिगनिंग में या फिर कोई टाइटल में ना हो। फॉर एग्जाम्पल, सिविल सर्वेंट्स आर ट्रेन्ड एट लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी। अब यहाँ सारे सिविल सर्वेंट्स को कवर किया गया है, आइदर वो IAS हो या IPS हो, सबकी लाल बहादुर शास्त्री में ही ट्रेनिंग होती है। तो यहाँ हम कॉमनली सारे सिविल सर्वेंट्स की बात कर रहे हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सेंटेंस की बिगनिंग में है, तभी हमने इनको कैपिटलाइज किया है। लेट्स टेक सेकेंड एग्जाम्पल। The girls of class 6th are going to participate in dance competition. यहाँ पे क्लास 6 की गर्ल्स को कॉमनली बताया गया है, किसी एक स्पेसिफिक गर्ल के बारे में बात नहीं हो रही है। तो यहाँ जो गर्ल्स है वो कॉमन नाउन है और इसे कैपिटलाइज्ड नहीं किया गया है। नाउ टाइप्स ऑफ कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, concrete noun, abstract noun and collective noun. क्या होता है concrete noun? क्या होता है concrete noun? A concrete noun is something that is perceived by the senses, something that is physical or real. जो भी वस्तु को, जो भी थिंग को हम अपने सेंसेस के थ्रू परसीव कर सकते हैं वो कॉन्क्रीट नाउन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हर्ड द डोरबेल। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने अपनी सेंस, हियरिंग सेंस का यूज़ किया है, किसके लिए? डोरबेल के लिए। तो ये डोरबेल है वो एक कॉन्क्रीट नाउन है। आई एम राइटिंग विद अ पेंसिल गिवन बाय माई फ्रेंड। सो पेंसिल है, उससे हम
लिख सकते हैं। तो जो पेंसिल है वो एक कॉन्क्रीट नाउन है। माई कीबोर्ड इज स्टिकी, यहाँ पे हम टच सेंस का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें ये पता चल रहा है कि कीबोर्ड जो है वो स्टिकी है। सो कीबोर्ड क्या है? कॉन्क्रीट नाउन है। सो डोरबेल, पेंसिल एंड कीबोर्ड नेम रियल थिंग्स दैट कैन बी सेंस्ड। Abstract noun. Conversely, an abstract noun is something that cannot be perceived by the senses. Conversely, an abstract noun is something that cannot be perceived by the senses. Conversely means ठीक उल्टा, concrete noun का ठीक उल्टा, जिन्हें हम किसी भी सेंस के थ्रू नहीं पहचान सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। लव, fear, anger, joy, excitement and other emotions like courage, bravery and other such states are abstract nouns. Anger को कभी हम अपने 5 सेंसेस के थ्रू नहीं पहचान सकते, fear को नहीं पहचान सकते, anger, joy, excitement ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कांट इमेजिन द करेज इट टुक टू डू दैट। क्या आप करेज को देख सकते हैं? क्या आप करेज को सुन सकते हैं? क्या आप करेज को टच कर सकते हैं? तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हैव फेथ इन डेस्टिनी। क्या आप फेथ को सुन सकते हैं? क्या आप फेथ को देख सकते हैं? नहीं, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सेम विथ डेस्टिनी, ना आप उसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सेम विथ डेस्टिनी, ना आप डेस्टिनी को टच कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, तो डेस्टिनी भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। Now we will discuss about collective noun. नाम में ही collect लिखा हुआ है, that means group की बात हो रही है। So collective noun is a noun that refers to some sort of group or collective of people, animals, things, etc. Collective nouns are normally not treated as plural even though they refer to a group of something. So collective noun वो noun होते हैं जो sort of groups या collection of people, animals और things को दर्शाते हैं। ओके, सो किसी ग्रुप को दर्शाने के लिए हम कलेक्टिव नाउन का यूज़ करते हैं, और जो ग्रुप है हम उनको हमेशा सिंगुलर ही कंसिडर करेंगे क्योंकि ग्रुप को हमेशा एक ही माना जाएगा, एक ग्रुप, सिंगल ग्रुप। दैट्स वाई ये सिंगुलर होते हैं, प्लूरल नहीं। For example, words like flock, crowd and staff are collective noun examples. यदि आपको collective noun की पहचान करनी हो तो flock, group, crowd, staff इस तरीके के words यूज़ किए जाते हैं for particular groups, तो ये collective noun के पार्ट हैं। There are lots of collective nouns. A basket of fruit, a batch of bread, a battery of guns, a block of flat, a board of directors, a body of person. ओके, सो आप देखेंगे कि हमने सबके आगे ए आर्टिकल यूज किया है, दैट मीन्स हम उसे सिंगुलर ही कंसिडर कर रहे हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड द नंबर। All nouns are either singular or plural in number. Noun singular भी हो सकते हैं, plural भी हो सकते हैं. So, a singular noun refers to one person, place, thing or idea and requires a singular verb. जो सिंगुलर नाउन होते हैं वो सिंगल पर्सन के बारे में बात हो रही है, वन सिंगल पर्सन, सिंगल प्लेस, सिंगल थिंग, इसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे हम सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। सो वाइल अ
plural noun refers to more than one person, place, thing or idea and requires a plural verb. जब हम plural noun की बात कर रहे हैं मतलब हम एक से ज़्यादा person की बात कर रहे हैं, एक से ज़्यादा places की बात कर रहे हैं, एक से ज़्यादा things की बात कर रहे हैं, तो उनके साथ जो verb use होगी वो है plural verb. Plural can be made by adding s or es at the end of the noun. यदि noun को singular से plural में convert करना है तो हम उस noun के end में s या es add कर लेते हैं. For example, dog, dogs, box, boxes, house, houses. कुछ और बहुत सारे rules हैं singular और plural के जो हम अपनी दूसरे वीडियोस में डिस्कस करेंगे. Now, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को दो और पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इधर काउंटेबल और अनकाउंटेबल में. सो कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट कॉमन नाउन्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज ईदर काउंटेबल और अनकाउंटेबल. एज नेम सजेस्ट, काउंटेबल मीन्स हम जिसको काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल मीन्स जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते. काउंटेबल नाउन्स Countable nouns are nouns that can be counted even if the resulting number would be extraordinarily high, like the number of humans in the world. जैसे countable nouns मतलब वो nouns भी हो सकते हैं जिनको आप count करके एक extraordinary number तक भी ले जाएंगे तो भी आप count तो कर सकते हैं ना उस extraordinary number तक, तो वो countable nouns में आते हैं. जैसे यदि हमें human population को पता करना है तो हम human को count कर सकते हैं ना, even though the number is extraordinarily high, but we can count those things, okay, those people. So countable nouns can be singular or plural and can be used with numbers and modifiers like a, n, the, some, any, a few and many. countable nouns singular भी हो सकते हैं, plural भी हो सकते हैं और इनके साथ हम मॉडिफायर्स कौन कौन से मॉडिफायर्स यूज़ कर सकते हैं, ए, एन, द, सम, एनी, अ फ्यू एंड मैनी. ये जो मॉडिफायर्स हैं ये हमें बताते हैं कि ये काउंटेबल नाउन्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, हियर इज अ कैट, एक कैट है तो ये कैट है वो काउंटेबल है. हियर आर अ फ्यू कैट्स, दैट मीन्स कैट्स आर काउंटेबल, दैट वी हैव यूज्ड अ फ्यू. हियर आर 8 कैट्स. So, ये हुआ countable nouns. Now let's move to the uncountable nouns. Now let's discuss about uncountable nouns. Uncountable nouns or mass nouns. Uncountable nouns को mass nouns भी कहा जाता है. Are nouns that are impossible to count, whether because they name intangible concepts. Example: information, animal husbandry, wealth. जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो हमेशा इंटेंजिबल कॉन्सेप्ट्स पर वर्क करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन्फॉर्मेशन. इंटेंजिबल मीन्स हम जिनको टच नहीं कर सकते. इन्फॉर्मेशन, क्या हम इन्फॉर्मेशन को टच कर सकते हैं, क्या हम इन्फॉर्मेशन को काउंट कर सकते हैं, तो वो अनकाउंटेबल नाउन में आता है. एनिमल हस्बेंड्री, क्या हम इसे काउंट कर सकते हैं, नहीं. वेल्थ, यदि हम किसी की वेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं तो ये एक इंटेंजिबल कॉन्सेप्ट हुआ, हम इसे टच नहीं कर सकते, हम इसे देख भी नहीं सकते, तो ये एक अनकाउंटेबल नाउन है. कलेक्शन ऑफ थिंग्स दैट आर कंसिडर्ड एज होल्स. एग्जाम्पल: ज्वेलरी, इक्विपमेंट, द वर्किंग क्लास. अब यहाँ पे हम ज्वेलरी की बात करें तो ज्वेलरी जो है वो सेल्फ एक प्लूरल नाउन है क्योंकि हम इसे काउंट नहीं कर सकते. ज्वेलरी में भी बहुत सारी टाइप्स की ज्वेलरी आ ही गई, तो यहाँ पे हम ज्वेलरी को काउंट नहीं कर सकते, उसको इटसेल्फ एक होल ही हम मानते हैं, तो ये एक अनकाउंटेबल नाउन हुआ. इक्विपमेंट, सेम विद इक्विपमेंट, ये हम एक एज अ होल ही कंसिडर करते हैं. इक्विपमेंट में बहुत सारे इक्विपमेंट्स आ गए तो इसको हम अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं. और होमोजीनियस फिजिकल सब्सटेंसेस, एग्जाम्पल: मिल्क, सैंड, एयर. जाहिर सी बात है मिल्क, सैंड, एयर को हम काउंट नहीं कर सकते. Although most of these nouns are singular in form because they refer to things that can't be isolated and counted on their own. Okay, so ये जो noun है हम इन्हें singular ही consider करते हैं. They are never used with the singular indefinite article
a or n. Singular concrete uncountable nouns can often be expressed in countable units by adding a countable noun like peace on their own. Uncountable nouns can be modified by the definite article the or indefinite adjective like some. अब जो uncountable nouns होते हैं वो हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते, तो उन्हें काउंट करने के लिए हम कुछ वर्ड्स का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल पीस यूज़ कर लिया, ओके, या फिर कुछ इंडेफिनिट आर्टिकल यूज़ करते हैं द, या कुछ और वर्ड्स यूज़ करते हैं फॉर एग्जाम्पल सम, सो दैट हम उन अनकाउंटेबल नाउन्स को काउंटेबल में कन्वर्ट कर सकें, सो दैट हम उसे काउंट करने की यूनिट ढूंढ सकें. सो फॉर एग्जाम्पल दे वुड लव टू रेंट सम प्रॉपर्टी अराउंड हियर. सो प्रॉपर्टी को हम काउंट नहीं कर सकते, पर सम जो है वो ये बताता है कि ये अनकाउंटेबल नाउन की बात हो रही है. दे वुड लव टू रेंट अ पीस ऑफ प्रॉपर्टी अराउंड हियर. सो यहाँ जो पीस है वो अनकाउंटेबल नाउन के आगे लग गया ताकि हम इसे काउंट कर सकें. स्टूडेंट्स डोंट सीम टू हैव मच होमवर्क दीज डेज. जो मच इटसेल्फ इम्प्लाइज कि हम इसे काउंट नहीं कर सकते. कुड यू help me move the furniture into the other room. Furniture, it is uncountable. We cannot say it is furnitures. Furniture is uncountable. Okay? Now, noun and the possessive case. The possessive case shows the relationship of a noun to other words in a sentence. That relationship can be ownership, possession, occupancy, a personal relationship or another kind of association. Possessive noun जो होता है इसे possessive noun भी बोला जाता है. अब possessive noun वो क्या शो करता है? noun का relationship दूसरे words के साथ. जैसे वो रिलेशनशिप कैसा हो सकता है? पोजीशन का हो सकता है, ऑक्यूपेंसी का हो सकता है, पर्सनल रिलेशनशिप का हो सकता है. मतलब जहाँ हम पोजीशन की बात कर रहे हो, ऑक्यूपेंसी की बात कर रहे हो, पर्सनल रिलेशनशिप की बात कर रहे हो, तो वहाँ हम पॉजेसिव केस को अप्लाई करेंगे. जैसे द पॉजेसिव ऑफ अ सिंगुलर नाउन इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एन एपिस्ट्रॉफी एंड द लेटर एस. अब इस पोजीशन को हम कैसे शो करें कि ये पॉजेसिव नाउन है? पोजीशन को शो करने के लिए हम एपिस्ट्रॉफी और एस ऐड करते हैं नाउन में. फॉर एग्जाम्पल द कैट्स टॉय वॉज मिसिंग. द कैट possesses the toy and we denote this by use of apostrophe s at the end of cat. यहाँ पे हम कैट का पोजीशन टॉय पे बता रहे हैं, तो हमने पोजीशन को शो करने के लिए कैट के साथ एपिस्ट्रॉफी और एस को ऐड किया. Cassie's sister is a geologist. Here the possessive case indicates the relationship between Cassie and their sister. यहाँ पे पर्सनल रिलेशन की बात हो रही है. केसी का पर्सनल रिलेशन अपनी सिस्टर के साथ बताया जा रहा है, तो हम इस रिलेशनशिप को शो करने के लिए एपिस्ट्रॉफी और एस को शो करेंगे, ऐड करेंगे, ताकि हम ये बता सकें कि ये पॉजेसिव केस को दर्शा रहा है. So the novel's release made quite a splash. In the above example, the possessive case is denoting that a novel is in the role of object in relationship to release. That means someone releases the novel. यहाँ पे जो novel है, यहाँ पे novels release, that means novel यहाँ पे object के रूप में यूज किया गया है कि someone releases the novel. तो यहाँ पे novel का रिश्ता someone के साथ बताया जा रहा है, position बताया जा रहा है, who has released the novel. तो यहाँ पे हमने noun मतलब possessive केस को दर्शाने के लिए, noun and the possession केस को दर्शाने के लिए हमने novel के साथ एपिस्ट्रॉफी s यूज किया है. The possessive of a plural noun that ends in s or es is formed by adding just an apostrophe. लेकिन जो noun होता है, जो plural nouns होते हैं, उनके साथ हम पोजीशन को शो करने के लिए सिर्फ एपिस्ट्रॉफी ऐड करते हैं, एस ऐड नहीं होता.
क्योंकि उसमें ऑलरेडी एस और ईएस या प्लूरल फॉर्म को ऐड कर लिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, माई नीसेस प्रॉम आउटफिट्स वर एक्सक्विजिट. फॉर एग्जाम्पल, माई नीसेस प्रॉम आउटफिट्स वर एक्सक्विजिट. यहाँ पे मेरी एक से ज़्यादा नीस की बात हो रही है, तो यहाँ पे मैंने नीस के प्लूरल को दर्शाने के लिए, दैट प्लूरल का पोजीशन है, तो यहाँ पे उसको दर्शाने के लिए मैंने सिर्फ एपिस्ट्रॉफी ऐड किया है. द possessive of an irregular plural noun is formed by adding apostrophe s. जब हम irregular plural noun की बात कर रहे हैं, वैसे regular plural तो dog का dogs होता है, cat का cats होता है, पर हम जब irregular plural noun की बात कर रहे हैं, child का children, food का feet, तो यहाँ पे हम apostrophe और s दोनों ही ऐड करते हैं. The children's drawings were hung on the wall. सो तो चिल्ड्रंस, यहाँ पे जो चिल्ड्रन है वो इरेगुलर प्लूरल है, किसका? चाइल्ड का. तो यहाँ पे हमने पॉजेसिव केस को दर्शाने के लिए एपिस्ट्रॉफी और एस को ऐड किया है. व्हेन अ सिंगुलर नाउन एंड्स इन द लेटर्स एस और जेड, द जनरल रूल ऑफ एडिंग एपिस्ट्रॉफी एस ऑफन अप्लाइज. जहाँ पे नाउन के साथ लास्ट में एस या जेड यूज होता है, तो जनरली हम वहाँ पे पोजीशन को शो करने के लिए एपिस्ट्रॉफी और एस ऐड करते हैं. आई हैव बीन इन्वाइटेड टू माई बॉस's हाउस फॉर डिनर. तो यहाँ पे जो बॉस है इसके साथ हमने एपिस्ट्रॉफी एस ऐड किया है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, मिस सैंचेज कोट इज स्टिल हैंगिंग ऑन द बैक ऑफ हर चेयर. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पोजीशन को शो करने के लिए हमने एपिस्ट्रॉफी और एस को शो किया है. दिस इज अ मैटर ऑफ स्टाइल, हाउएवर इन सम स्टाइल गाइड्स कॉल फॉर अ लीविंग ऑफ द एस आफ्टर द एपिस्ट्रॉफी. समटाइम राइटर अपनी स्टाइल को और मॉडिफाई करने के लिए भी एपिस्ट्रॉफी यूज करता है पर एस यूज नहीं करता. तो ये एक स्टाइल गाइड के अकॉर्डिंग भी लिया जा सकता है. मतलब हर राइटर की अपनी स्टाइल होती है, तो कुछ राइटर्स अपनी स्टाइल को दिखाने के लिए कि ये राइटर, इसी राइटर ने ये लेख लिखा है, वो क्या करते हैं? एपिस्ट्रॉफी ऐड करते हैं, एस नहीं ऐड करते. ब्रसेल्स कैथेड्रल्स अट्रैक्ट द हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ विजिटर्स एवरीवेयर. यहाँ पे आप देखेंगे ब्रसेल्स, यहाँ पे हमने एपिस्ट्रॉफी एस की ऐड किया है, एस ऐड नहीं किया है. विच एवर स्टाइल ऑन ऑर्गेनाइजेशन और राइटर चूजेस शुड बी यूज कंसिस्टेंटली. सो यहाँ पे राइटर के स्टाइल के अकॉर्डिंग भी हम पॉजेसिव केस को शो करते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट फंक्शंस ऑफ नाउन. Nouns take on different roles based on their relationship to the rest of the words in a sentence. यहाँ noun का relation sentence के rest of the words के साथ कैसा है, इस चीज़ को दिखाने के लिए हम functions को discuss करेंगे. So यहाँ कुछ functions हैं, यहाँ कुछ roles हैं जो noun play करता है. Noun as subjects, noun as objects, noun as subject and object complements, noun as appositives and noun as modifiers. Now, noun as subjects. Every sentence must have a subject, and that subject will always be a noun or pronoun. The subject of a sentence is the person, place, or thing that is doing or being or experiencing what is described by the verb of the sentence. हर sentence में noun, pronoun होता है. कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो पर्सन होता है, प्लेस होता है या थिंग होता है, और वो पर्सन प्लेस थिंग क्या कर रहे हैं या क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये हमको सेंटेंस का वर्ब बताता है. तो नाउन यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह रोल प्ले करता है. कैसे प्ले करता है? फॉर एग्जाम्पल, मारिया प्लेड द पीस ब्यूटिफुली. The noun Maria is the subject of the sentence. It tells us who is performing the action described by the sentence's verb played. मतलब यहाँ पे जो सेंटेंस, इस सेंटेंस में जो मारिया है वो सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रही है, और मारिया नाउन भी है क्योंकि सब्जेक्ट वो होता है जो करता होता है. So Maria is doer here. So that's why noun is
playing the role as subject in this sentence. Noun as objects. Nouns can also be objects of a transitive verb in a sentence. Transitive verb क्या होता है? Transitive verb वो होता है जिसमें object होता ही है. जिस सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उन ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट भी होता है, अदरवाइज सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है. तो ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. व्हाट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट? A noun that receiver of the action described by the verb. जो एक्शन को रिसीव करे वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि एक सेंटेंस में ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? तो एंड इट रेफर्स टू द क्वेश्चन आस्क्ड विथ व्हाट. तो हम व्हाट से हमेशा क्वेश्चन करते हैं. तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए वी विल यूज द क्वेश्चन विथ व्हाट. ओके, सो now indirect object. A noun that receives direct object. The question is asked with whom. For whom action is done. जिसके लिए एक्शन किया जाता है वो indirect object होता है. अब indirect object को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्वेश्चन करते हैं whom के साथ. For example, my grandmother bought me a ring. अब इस सेंटेंस में आपको दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे, me एंड रिंग. अब कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसका आइडेंटिफाई करेंगे हम क्वेश्चन विद व्हाट एंड हूम. सो माय ग्रैंडमदर बॉट व्हाट? अ रिंग. तो यहां जो रिंग है वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. फॉर whom माय ग्रैंडमदर बॉट अ रिंग? फॉर मी. सो जो मी है वो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. Let's discuss another example. Cleo passed the salt. Cleo passed what? The salt. तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. Cleo passed Otto the salt. यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं. Otto, to whom? Cleo passed Otto the salt. What? The Cleo passed the salt. ओके, सो द सॉल्ट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ओटो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. इन बोथ ऑफ द अबव सेंटेंसेस द नाउन सॉल्ट इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब पास्ट. द सॉल्ट इज व्हाट क्लियो पास्ट. इन द सेकेंड सेंटेंस देयर इज ऑल्सो एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, द नाउन ओटो. ओटो इज द पर्सन टू whom Cleo passed the salt. Otto is the recipient of the salt. A good way to identify an indirect object in a sentence is to ask yourself to whom, what, or for whom what something is being done. Now, noun as subject and object complements. Another role nouns sometimes perform in a sentence is that of a subject complement. A subject complement normally follows a linking verb such as be, become or seem and gives more information about the subject of the sentence. अब subject complement की बात हो रही है यहाँ पे. अब यहाँ पे subject complement की बात हो रही है तो subject complement itself बताता है कि वो subject के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है. यहाँ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट टर्म वहाँ यूज़ होती है जहाँ हम लिंकिंग वर्ब्स के बारे में बात कर रहे हो. जहाँ भी हम लिंकिंग वर्ब्स के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है. अब लिंकिंग वर्ब्स कौन कौन से होते हैं? बी, सीम, बिकम, ये है लिंकिंग वर्ब्स. तो इनके साथ हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है जो सब्जेक्ट के बारे में हमको एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है. फॉर एग्जाम्पल, मैरी is a teacher. In this sentence, the noun teacher is being used as a subject complement. A teacher is what Mary is. यहाँ पे आप देखेंगे कि जो टीचर है वो एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है जो मैरी के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मैरी एक टीचर है. ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. The subject complement is normally a noun or an adjective. Object complement.
The subject complement is normally a noun or an adjective that defines or renames the subject in some way. Object complements follow and modify a direct object and provide additional information about it. An object complement can be a noun or adjective or any word acting as noun or adjective. यहाँ पे जो subject complement है वो हमेशा subject के बारे में बताता है, subject को rename करता है. Object complement object को modify करता है as adjective, as adverb or any other word. For example, Pablo is extremely intelligent. यहाँ पे Pablo के बारे में बात हो रही है कि Pablo है वो extremely intelligent है, तो Pablo यहाँ पे subject है, तो ये subject complement हुआ. I find him intelligent. यहाँ him जो है वो object है, यहाँ हम object को modify कर रहे हैं, object की विशेषता बता रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट की विशेषता क्या है? इंटेलिजेंट, तो ये एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है. शाइला इवेंचुअली बिकेम माई बेस्ट फ्रेंड. अब यहाँ पे शाइला की बात हो रही है कि शाइला मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वो एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ. आवर नेबर्स डॉग्स आर वेरी डेंजरस. यहाँ पे हम नेबर के डॉग के बारे में बात कर रहे हैं, हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ. जिंजर्स हेयर डाई टर्न्ड द वाटर पिंक. किसको पिंक कन्वर्ट किया? द वाटर. वाटर को पिंक में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे वाटर क्या है? यहाँ पे वाटर ऑब्जेक्ट है, यहाँ हम ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ये है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. नाउन एज appositives. An appositive is a word or group of words that follow a noun and renames it or gives more information about that particular noun. यहाँ पे noun को rename किया जाता है. ओके, यहाँ पे noun के बारे में ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है. कैसे? मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा नाउन यूज किया जाता है. कैसे हम एक्स्ट्रा नाउन यूज कर रहे हैं वो देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, my childhood friend Sophia loved horses. अब यहाँ देखेंगे, here the core sentence is my childhood friend loved horses. Noun Sophia gives an additional information about my friend. It renamed her. यहाँ पे दूसरा नाउन पहले नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है. हमने ये देखा कि जो कोर सेंटेंस था वो माई चाइल्डहुड फ्रेंड लव्ड हॉर्सेस था, मतलब सोफिया की नीड नहीं थी. यहाँ पे सोफिया एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है माई फ्रेंड के बारे में. ठीक है, तो यहाँ पे जो अपोजिटिव है वो सोफिया है. अब देर आर टू टाइप्स ऑफ अपोजिटिव्स. दो टाइप्स के अपोजिटिव्स होते हैं, रेस्ट्रिक्टिव अपोजिटिव्स एंड नॉन रेस्ट्रिक्टिव अपोजिटिव्स. रेस्ट्रिक्टिव अपोजिटिव्स वो होते हैं जो विदाउट अपोजिटिव्स सेंटेंस रिमेन्स कंप्लीट. अब यहाँ पे हमने फॉर एग्जाम्पल देखा, माई चाइल्डहुड फ्रेंड सोफिया लव्ड हॉर्सेस. यहाँ पे हम सोफिया को हटा दें फिर भी वो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, तो यहाँ पे सोफिया की इतनी खास ज़रूरत नहीं थी ऐड करने की, बस एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही थी इसलिए हमने ऐड किया. तो ये जो अपोजिटिव है वो क्या है? रेस्ट्रिक्टिव अपोजिटिव. ओके, जहाँ पे अपोजिटिव के बिना भी सेंटेंस कंप्लीट है. फॉर एग्जाम्पल, पीटर माई मेट फ्रॉम स्कूल वॉन द लॉटरी. अब माई मेट फ्रॉम स्कूल, इसकी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं थी, तो इसके बिना भी, इस इंफॉर्मेशन के बिना भी सेंटेंस कंप्लीट है, तो ये रेस्ट्रिक्टिव अपोजिटिव है. लेट्स डिस्कस अबाउट नॉन रेस्ट्रिक्टिव अपोजिटिव. विदाउट अपोजिटिव सेंटेंस रिमेन्स इनकम्प्लीट. अब यहाँ पे यदि अपोजिटिव को हटा देंगे तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा. एग्जाम्पल, माई फ्रेंड बिल्लू ओज मी $50. अब मेरे कौन से फ्रेंड ने मुझसे $50 लिए? मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो मुझे ये बताना ज़रूरी है कि बिल्लू है जिसने मुझसे $50 लिए हैं. सो यहाँ पे बिल्लू है वो एक अपोजिटिव है, वो एक नॉन रेस्ट्रिक्टिव अपोजिटिव है, क्योंकि बिल्लू के बिना मेरा सेंटेंस अधूरा है. Now, nouns as modifiers. A noun
मॉडिफायर, इसे नाउन मॉडिफायर भी बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज एन एट्रीब्यूटिव नाउन और नाउन एडजंक्ट। इसके दो और नाम हैं, एट्रीब्यूटिव नाउन और नाउन एडजंक्ट। Is a noun used attributively to modify or qualify another noun, but in a different way than an adjective. यहाँ पे वो दूसरे नाउन के बारे में, एक नाउन दूसरे नाउन के बारे में बता रहा है, पर एडजेक्टिव की तरह नहीं, दूसरे तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, मीट मी एट द रेलवे स्टेशन। Railway is a noun used as a modifier to describe what kind of station it is. तो यहाँ जो रेलवे है वो हमको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कौन से स्टेशन की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो रेलवे है वो एक मॉडिफायर की तरह काम कर रहा है। We can use two nouns together to show that one thing is a part of something else, whereas the first noun is called as noun modifier. जो रेलवे है वो noun modifier है। She found the keys in her coat pocket. Coat pocket are two nouns where coat is a noun modifier used to show that a pocket is a part of coat. यहाँ पे हम coat के pocket की बात कर रहे हैं, तो जो coat है वो एक modifier है। We don't use the possessive case to show that one thing is a part of something else. यहाँ जब हम मॉडिफायर की बात कर रहे हैं, नाउन मॉडिफायर्स की स्पेशली जब बात करते हैं, तो हम यहाँ पे पोजीशन शो नहीं करते। पोजीशन मीन्स एपिस्ट्रोफी एस नहीं लिखते। जैसे दो एग्जाम्पल्स हैं, दो एग्जाम्पल्स हैं, कोट्स पॉकेट एंड कोट पॉकेट। तो यहाँ हम कोट्स पॉकेट नहीं बोलेंगे क्योंकि नाउन मॉडिफायर में कभी भी एपिस्ट्रोफी एस या पॉजेसिव केस हम नहीं शो कर सकते, पर जो कोट पॉकेट है वो एक नाउन मॉडिफायर है जो करेक्ट है। कोट्स पॉकेट इज द पॉजेसिव केस विच इज इनकरेक्ट फॉर्म इन दिस केस। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंग्लिश ऑरा। ऐसे ही इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल इंग्लिश ऑरा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। Thank you.